कैसे सोल्व होती है, कैसे प्रॉब्लम आते हैं। तो पहले आप डीपीपी देख लो, 1 से लेके 3 तक किसी का प्रॉब्लम, 1 2 3 4 2 6 4 2 6 नेक्स्ट आ जाओ 7 टू 11 सर 11 नंबर प्रॉब्लम। 11 नंबर प्रॉब्लम है आपका, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ COCl3 6NH3, मोलर मास दे रखा है, इज पास थ्रू ए cation exchanger. The chloride ion obtained in solution were treated with excess AgNO3 to give 4.78 of AgCl. The formula of complex. देखो हमें इसका फार्मूला का आइडिया नहीं है हमें, और वो फार्मूला निकालना है। तो ये हमारे पास गिवन है, मोल कंसेप्ट वाला यूज करेंगे इसमें, कि हमारे पास गिवन है कि ये COCl3 है, COCl3, और COCl3 के साथ 6 अमोनिया है। इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं, इसका रिएक्शन है गिवन बेटा AgNO3 के साथ है। तो Ag क्या होगा, जो Cl होंगे उसको प्रेसिपिटेट कर देगा, जो बाहर होंगे कॉम्प्लेक्स आयन से, तो वो AgCl बना देगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि बाहर कितने Cl हैं कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर। आपको अमाउंट दे रखा होगा कि ये जो दे रहा है 4.78 दे रहा है ग्राम AgCl, और इसका जो अमाउंट दे रहा है वो 2.675 दे रहा है ग्राम। तो आप इसका 2.675 है, इसके मोल बना लो। तो 2.765 है, तो इधर इसका मोलर मास दे रखा होगा 267.5, तो ये आपका 10 आ गया, और इधर आपका 1000 आ गया। तो 265 ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 0.01। इसका 0.01 मोल इसके कितने मोल देता है, देखो 4.78 है, इसके मोलर मास को 1, इसका मोलर मास दे रखा है 143.5, इतने मोल देता है इसका। 0.01 इतना मोल देता है, तो इसका 1 मोल कितना देगा, अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके कितने मोल आएंगे, निकाल लेंगे हम। तो ये 4.78 डिवाइडेड बाई 143.5 इंटू आ जाएगा 0.01। .01 क्यों आ रहा है, इसका मतलब वेट कितना है, दोबारा देख लो आप, क्योंकि इसका कुछ नंबर आना चाहिए था ना, ये नंबर तो बन नहीं रहा है। तो यहां से देखो ये कितना दे रखा था 2 पॉइंट, ये कैलकुलेशन देखो 2.675 ग्राम था, तो इसके मोल बना लिए, नीचे डिवाइड कर दिया 276.5, ये 10 ऊपर चला गया, ये 1000 इधर चला गया। तो इस, हाँ ये गलत कर दिया ना हमने यहाँ, तो इसका ये नीचे आएगा 0.01। अगर ये 0.01 है तो ये इतना है, तो ये आ गया 0.01। 0.01 है तो 100 ऊपर आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 478 आ जाएगा। और ये आपका 143 है, देख लो कितने पे जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 3 पे चला जाएगा ये। तो इसका मतलब AgCl3 है, तो 3 आयन फ्री आ रहे हैं आपके, तो 3 के 3 बाहर चले जाएंगे, CONH3 6 कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, Cl3 तीनों के तीनों Cl3 बाहर चले जाएंगे, तभी आप AgNO3 से रिएक्शन कराओगे, तो ये Cl जो है तीनों AgCl आपको मिल पाएंगे, 3 AgCl मिल पाएंगे। तो ये फार्मूला हो जाएगा बेटा। तो मोल कंसेप्ट यूज करोगे, गिवन अमाउंट है, मोल बना लो, इतने मोल इसके AgCl इतने देता है, अगर इसका 1 मोल होगा तो कितने मोल दे देगा Cl3, तो जितने क्लोराइड फ्री आए हैं वो आप कॉम्प्लेक्स आयन से बाहर दे दोगे, इसका फार्मूला बन जाएगा। सर ये आंसर तो मेरा भी आ रहा है, लेकिन वो आंसर बी बता रहा है। कोई बात नहीं, जो आपका आंसर सही आ रहा है वो देना है, इसका आंसर ठीक नहीं होगा। बी कितना है मैंने देखा नहीं है, कितना दे रखा है वो बी, तो यही आएगा। सही है बेटा, अगर आपका 3 आ रहा है ना तो यही होगा, जो कैलकुलेशन होगा आंसर गलत होगा। आगे देख लो बेटा किसी का हो। इसने ये वाला दे रखा है, ये सही नहीं है, COCl2 नहीं आ रहा है हमारा, इसमें ऑप्शन देखो फर्स्ट आएगा CNH3 का। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 15 तक किसी का और प्रॉब्लम, अप टू 15 नहीं है, चले आगे आज का टॉपिक करें। और टुडे टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक्स, जो काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, प्रॉब्लम भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो कुछ मैं हेल्प करता हूं, देखते हैं अगर कुछ
इजी बन पाता हो। देखो थर्मोडायनेमिक्स में अगर पूरा आइडिया लें अपने, थर्मोडायनेमिक्स, तो एक्चुअली ये टोटल 3 लॉ पर बेस्ड है। हमारे पास टोटल जो लॉ होंगे वो 3 लॉ है। और वैसे तो 4 लॉ होते हैं, एक जीरोथ लॉ भी फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन यहां हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ पढ़ेंगे हम। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट लॉ आपका है वो कहता है एनर्जी कंजर्व होती है। बट पॉइंट ये आता है, अब ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी कंजर्व होती है। पहले मैं आउट लाइन बता रहा हूं उस पूरे चैप्टर की। देखो 3 लॉज के अंदर पूरा चैप्टर सिमट जाएगा हमारा। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि कौन से वाली एनर्जी कंजर्व होती है। तो इसमें 3 टाइप की एनर्जी कंजर्व होती है, वर्क, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को ई या यू से लिख सकते हो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो बेटा होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के सम के बराबर होता है। मतलब इस तरह से एनर्जी कंजर्व होती है। क्यू का मतलब होता है हीट फ्लो, क्यू का मतलब है हीट फ्लो। और वर्क का मतलब है वर्क डन। किसी भी प्रोसेस में वर्क डन, हीट फ्लो, ऐसे याद करना है, हीट फ्लो। अब हीट फ्लो 2 टाइप से हो सकता है, या तो हीट का फ्लो एब्जॉर्प्शन होगा, कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, या फिर उसका हीट को जो वो करेगा बाहर निकालेगा, एब्जॉर्प्शन होगा, या बाहर इवोल्यूशन होगा, इवोल होगी। जब भी हीट एब्जॉर्ब हो तो आपने पॉजिटिव में वैल्यू रखनी है, जब भी इवोल हो तो आपने नेगेटिव में रखनी है। अगेन फिर देखो वर्क डन, वर्क डन भी 2 टाइप का होगा। एक वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम, जैसे सिस्टम दब रहा हो मतलब कंप्रेस हो रहा हो, और ये सिस्टम फैल रहा हो बाय द सिस्टम, तो सिस्टम वर्क कर रहा है बाय द सिस्टम। और एक वर्क डन ऑन द सिस्टम हो। सिंपली आप केमिस्ट्री के सेंस में देखोगे, ऑन द सिस्टम का मतलब जैसे किसी सिलेंडर के अंदर गैस है, उसको आप दबा रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। मतलब ये जनरली आप ऑन द सिस्टम का मतलब यहाँ एक्सपेंशन लेके चलोगे। और बाय द सिस्टम का मतलब देखिए, क्योंकि गैसेस पर ही वर्क करना है, ये आप कंप्रेशन लेके चलोगे। जब भी आपका एक्सपेंशन हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब एक्सपेंशन हो तो साइन नेगेटिव लेना है, और कंप्रेशन हो तो साइन पॉजिटिव लेना है। जब भी आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव। और ये दोनों की जो दोनों टाइप का एनर्जी का सम है वो हमेशा उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। ये जो आपका है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो पहला जो रूल आपका आता है, साइन बाद में रखा करो, पहले डेल्टा ई क्यू डब्ल्यू ये चीजें देख करके साइन बाद में रख लिया करो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो अब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी या कम होगी, तो उस हिसाब से बढ़ेगी तो पॉजिटिव, कम होगी तो नेगेटिव। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी। तो पहला हम फर्स्ट पे बात करते हैं, फिर सेकंड और थर्ड आगे देखेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट तो यही कहना चाहता है कि एनर्जी कंजर्व होती है, और कंजर्व होने वाली एनर्जी का डायरेक्शन ये होता है, मतलब ये वाली एनर्जी होती है, हीट फ्लो एंड वर्क। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है वर्क। तो वर्क की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, अब ध्यान देना बेटा, यहां पर न्यूमेरिकल में हमें कुछ हेल्प होगी। जब भी आपको वर्क करना हो तो वर्क का बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है, पी एक्सटर्नल डेल वी, पी एक्सटर्नल डेल वी। चेंज इन वॉल्यूम, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब फाइनल प्रेशर होता है हमेशा, एटमोस्फेयर का प्रेशर या जो भी फाइनल है। अगर कंप्रेशन हो तो प्लस लगा दो, या सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया करो, चेंज इन वॉल्यूम लिया करो, मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस बाद में लगाया करो। प्लस अगर कंप्रेशन है तो प्लस, और एक्सपेंशन है तो माइनस। अगर सपोज ये चीज आप किसी गैसेस के लिए यूज कर रहे हो, फॉर आइडियल गैस के लिए यूज कर रहे हो, ये कोई गैस बन रही है किसी रिएक्शन में, तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो वर्क आप लिख सकते हो पी डेल वी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि पी डेल वी एनआरटी। तो यहां पर चेंज इन वॉल्यूम जो होगा आपका डेल्टा एन आ जाएगा, गैसियस लेने सिर्फ, डेल्टा एन आर टी वही एक्सपेंशन और कंप्रेशन। जिसका बेस्ट एग्जांपल देखते हो आप, कई बार आप कहते हो कि जिंक है, जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं HCl वगैरह के साथ, तो वर्क डन कितना होगा, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो ना, बिकॉज जिंक सॉलिड है, HCl एक्वस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, ZnCl2 बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस रिएक्टेंट में है ही नहीं, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो जितने प्रोडक्ट बैलेंस इक्वेशन में आ जाए, सपोज इसका 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल जिंक HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो ये आपका आ गया 2HCl, तो ZnCl2 H2 1 मोल आ गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आपने डेल्टा एन रखा है, क्योंकि डेल्टा एन होगा एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, लेकिन होने गैसियस चाहिए, तो गैसियस चाहिए तो प्रोडक्ट तो 1 ही है,
रिएक्टेंट है ही नहीं तो 1 मोल रख दोगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सीधा भी रख सकते हो डेल्टा एन गैसियस आरटी, तो ऐसे केसेस में आप वर्क निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया हेलो बेसिक फार्मूला हेलो वर्क सर। का, वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल वी। हेलो अब पॉइंट, सर। हाँ सर प्रेजेंट आपको दोबारा करनी पड़ेगी स्क्रीन। इस बैच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी बैच में प्रॉब्लम नहीं आती, बस हाँ, ये इसी सारे, में ही आती है। हाँ ये बड़े डॉक्टर है ना सारे। तो वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल वी हो जाएगा। पी एक्सटर मधु मैडम, यस सर। तो एक दो बार ना देखो, अगर जो करता है उसको रिमूव करो ना, फिर सारा मतलब हाँ सर, वो जो पहले कर रहा था उसको तो मैंने रिमूव कर दिया। ये न्यू स्टूडेंट थी, मुस्कान। हाँ तो बाहर कर दो इसको, न्यू स्टूडेंट को आते ही बाहर कर दिया मतलब करो। न्यू नहीं, मतलब अभी इसने ज्वाइन किया था इसलिए फिर मैंने इसको भी छोड़ दिया। अगर दोबारा करती है तो मैं रिमूव कर दूंगी इसको। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल वी। अब देखो वर्क की बेटा कंडीशंस होती हैं, ये तो मैंने बोला कि कभी भी जर्नल वर्क कुछ कंडीशन नहीं दे रखी है तो आप हमेशा ये फार्मूला यूज करोगे। जब भी आपको जर्नल वर्क कैलकुलेट करना होगा तो वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल वी यूज करोगे। अब वर्क की बेटा आपके पास कंडीशन आती है, तो पहला कंडीशन ये आता है कि अगर आपके पास ये वर्क आ जाए रिवर्सिबल, वर्ड देख लेना ये लिखा हो रिवर्सिबल आइसोथर्मल, साथ में ये वर्क लिखा हो रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क, ऐसा कंडीशन कभी भी आ जाए तो आप ये फार्मूला लगाना। मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूं, नोमेरिकल देखते ही अगर ये कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, रिवर्सिबल वर्ड दिखाई दे रहा है और आइसोथर्मल, दोनों वर्ड होने चाहिए। जब दोनों वर्ड प्रेजेंट हो गए देन वी कैन यूज दिस फार्मूला, वर्क इज इक्वल टू 2.303 nRT, और ये होगा फॉर आइडियल गैस। वो तो लिखो चाहे नहीं लिखो, हम आइडियल गैस के लिए बात करते हैं। 2.303 nRT log, ध्यान देना अब, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड। 2.303 nRT log, वॉल्यूम हो चाहे प्रेशर हो, लार्ज वैल्यू ऊपर रखना, स्मॉल वैल्यू नीचे रखना, नोमेरिकल जो दिया होगा VL या V स्मॉल, चाहे प्रेशर हो, प्रेशर भी लार्ज ऊपर रखना और स्मॉल नीचे रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। प्लस माइनस के चक्कर P1 P2 के चक्कर में मत फंसना। 2.303 nRT log, वॉल्यूम दे रखे हैं तो V लार्ज अपॉन V स्मॉल, प्रेशर भी दे रखे हैं तो P लार्ज अपॉन P स्मॉल। जब ये सोल्व कर लो उसके बाद आगे चेक कर लेना, अगर कंप्रेशन हो तो प्लस लगा देना, एक्सपेंशन हो तो माइनस, हमेशा आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। पर कंडीशन देख लेना बेटा, जब रिवर्सिबल और आइसोथर्मल दे रखा हो, अभी मैं प्रॉब्लम भी दूंगा आपको, तो ये आपको सिलेक्ट करना होता है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। कुछ नहीं दे रखा होता है तो जनरल फार्मूला लगाते हैं। अगर हमें ये दोनों कंडीशन दे रखी है रिवर्सिबल और आइसोथर्मल, तो 2.303 nRT log V large upon V small, P large upon P small. There are many dimension to thinking. कई बार क्या है कि आपको nRT भी नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस क्या होता है, P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू nRT। अगर आपको nRT डायरेक्ट नहीं दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे हैं, तो इनमें से सिलेक्ट कर लिया करो, इधर से कुछ दे रखा होगा P1 V1 या P इनिशियल V इनिशियल या P फाइनल V फाइनल, वो भी दे सकता है यहाँ पर nRT की जगह। तो वो क्वेश्चंस की डायमेंशन है डिफरेंट टाइप की, वो आपको ध्यान देना। अब वर्क की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है बेटा, देखो वर्क में क्या है, सपोज ये कंडीशन नहीं दिया उसने, रिवर्सिबल आइसोथर्मल ना देख करके उसने ये पॉइंट दिया आपको, देखो उसने बोल दिया रिवर्सिबल एडियाबेटिक वर्क, रिवर्सिबल वर्ड है लेकिन इसके साथ उसने वर्ड यूज कर लिया एडियाबेटिक, वर्क निकालना है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। हमेशा याद रखो बेटा, वर्क इज इक्वल टू एन CV T1 माइनस T2 लिखो, डेल्टा टी की जगह लिखो T1 माइनस T2, रिवर्सिबल एडियाबेटिक वर्क। अगर एक्सपेंशन होगा तो माइनस, कंप्रेशन है तो प्लस, बाद में लगा दिया करो, अपने आप ये चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। NCV T1 माइनस T2, इसी को ही सोल्व करके निकालते हैं फिर। वर्क इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका ये हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू रख दें तो ये 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 या P इनिशियल V इनिशियल P फाइनल V फाइनल। वही बात, अगर कंप्रेशन हो तो प्लस, एक्सपेंशन हो तो माइनस।
तो दो फार्मूलों में से कोई भी जो डेटा दे रखे हैं वो यूज कर सकते हो। जब ये वाला फार्मूला कब लगाना है, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक वर्क, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होते हैं। एडियाबेटिक जब एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर डाउन होता है, कूलिंग होती है, और कंप्रेशन होता है एडियाबेटिक तो फिर हीटिंग होती है। इसलिए ये क्लियर है कि मान लो आपने एक्सपेंशन किया तो वर्क नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव कब आ सकता है, जब आपका ये T2 लेस देन T1 होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो अपने आप आ जाएगा वो। आप फार्मूला याद रखना भाई, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन हो जाता है, V1 कहाँ रखें, V2 कहाँ रखें, वो कुछ मत करो। अगर आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल देखते हो तो V लार्ज अपॉन V स्मॉल। रिवर्सिबल एडियाबेटिक देते हो, टेम्परेचर दे रखा है तो इट्स ओके, इधर से यूज करो। अगर प्रेशर वॉल्यूम दे रखे हैं तो इसको यूज करो, बाद में प्लस और माइनस लगा दो। तो ये वाला वर्क का टाइप हो गया, देखो ये वाला टाइप हो गया, ये वाला टाइप हो गया। कुछ नहीं दिया होता है, जनरल वर्क होता है, तो इसका मतलब इरिवर्सिबल ही होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होते। कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब, या इरिवर्सिबल वर्ड भी दिया हुआ है, इरिवर्सिबल, देन भी आपको ये सोचना है कि भाई ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे। सपोज मैं आपको ऐसे कंडीशन दे देता हूं, देखो सपोज मैंने आपको ये कंडीशन दे दिया कि इरिवर्सिबल बोल दिया मैंने, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। 4 टाइप के वर्क हो सकते हैं ना टोटल। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क, तो P इज इक्वल टू, बेसिक फार्मूला उठाओ, P इज ये वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल V, बेसिक उठाओ। कंप्रेशन है तो प्लस, नहीं तो माइनस। और P एक्सटर्नल डेल V में आप आगे जो भी चेंज दे रखते हो, NRT दे रखा है तो NRT यूज कर लोगे, बिकॉज आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर में क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT। तो अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो चेंज नंबर ऑफ मोल में आएगा, वापस वही जो ऊपर फार्मूला किया है, डेल्टा NRT, जो दोनों में यूज हो वो कर लोगे आप, या तो ये करोगे या यहाँ। सबसे टिपिकल केस होता है बेटा आपका ये वाला, कम चांसेस होते हैं कि नीट में डायरेक्ट आ जाए, लेकिन एम्स वगैरह में आ जाता है। अगर इरिवर्सिबल के साथ एडियाबेटिक वर्क, मतलब एडियाबेटिक कंडीशन इरिवर्सिबल के अंदर आ जाए, एडियाबेटिक वर्क, अगर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक आ जाए तो वर्क वापस जो निकालोगे, बेसिक फार्मूला NCV T1 माइनस T2 प्लस माइनस वही। इस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी T1 या T2 की करने के लिए, तो एक इक्वेशन ये यूज करोगे, फिर दूसरी इक्वेशन ये यूज करोगे, वर्क इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल V प्लस माइनस जो भी हो, फिर इन दोनों को इक्वेट करोगे। तो इन दो इक्वेशन से काफी लंबी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो होती हैं लॉन्ग प्रॉब्लम होती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। तो इन दो की हेल्प से T1 T2 निकाल करके और हमें यहां रखना है, और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक वर्क करना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जहां पर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन हो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, नॉट इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, वहां PV गामा कांस्टेंट यूज कर सकते हो, यानी कि P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। ये जो केस है ये वाला, ये सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए होता है बेटा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए नहीं होता ये वाला मत यूज करना। P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, इसके लिए मत यूज करना है, ये भी एडियाबेटिक। जो एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंडीशन होती है उसके लिए P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा चलता है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो एनर्जी से कंजर्व है। इसमें हम मेनली जो क्या निकालना सीखते हैं, डिफरेंट केसेस में वर्क निकालना सीखते हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, ट्राई करेंगे अब प्रॉब्लम। सपोज प्रॉब्लम है 10 लीटर मोनो एटॉमिक 10 लीटर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस expand from 32 atmospheric pressure, 32 atm pressure to 1 atm pressure at 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट, मैंने आपको ऊपर वाली टर्म दी है, कैलकुलेट SI वर्क किस किस में, फर्स्ट वर्क दे रहा हूं मैं रिवर्सिबल, फिर कंपेयर भी करना है आपने, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। नंबर 2 निकालना है आपको
रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन में। थर्ड कैलकुलेट करना बेटा आपको इरिवर्सिबल, तो आपकी इस न्यूमेरिकल से सारा जो होगा ये क्लियरिटी आ जाएगी इस अलग अलग केसेस की। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, और एक वर्क आप निकाल के दिखाओ मुझे इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। लास्ट केस थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा। एटलीस्ट ये तीनों केस निकालो, फर्स्ट सेकंड थर्ड केस निकालो, देखो क्या क्या वर्क आता है। एसआई में निकालना है। जब तक मैं इसका इंक चेंज करता हूं पेन का, ये निकालो आप। एक मिनट नहीं चला, स्मूथ नहीं चला, नहीं चला ना। अरे अड़े नहीं वो साइड जो रही हमारी चला। हाँ चला। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। और किसी कोई बच्चा नहीं बोल रहा, क्या बात? सर आ रही। हाँ बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। चलो देखो, मैं बता देता हूं, अभी आपका किसी का जवाब नहीं आया, आंसर नहीं दिया किसी ने। फर्स्ट कंडीशन देखो क्या आ रहा है आपके पास। फर्स्ट कंडीशन आ रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये वर्ड आ गया देखो, रिवर्सिबल और आइसोथर्मल ये वर्ड भी आ गया। तो इसका मतलब ऐसा वर्क निकालना हो तो मैंने क्या बताया था, 2.303 NRT। जो भी आपको वैल्यू दोनों दे रखी हो, उसमें लार्ज ऊपर स्मॉल नीचे, देखो पी पी दे रखा है आपको 32 ATM और 1 ATM, तो पी लार्ज अपॉन पी स्मॉल।
बेटा इसमें जो है थर्मोडायनेमिक्स में यही चीज है कि आपको अप्रोच करना होगा कि फार्मूला आपको आते हैं फार्मूले, लेकिन लगाएं कौन सा और कैसे लगाएं, कहां कहां से ढूंढ के लगाएं। तो पी लार्ज अपॉन पी स्मॉल, देखो प्रेशर जो हो रहा है 32 एटीएम से 1 एटीएम हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंड हो रही है गैस, तो माइनस आ गया, एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब। तो ये कैसा वर्क हो गया, ये भी पता लग गया कि एक्सपेंशन हो रहा है। अब चलो यहां तक भी क्लियर हो गया, एक्सपेंशन हो गया, तो पी लार्ज है पी स्मॉल है 2.303 भी है, लेकिन नंबर ऑफ मोल कहाँ है हमारे पास, एन तो है ही नहीं, आर है टी है लेकिन एन कहाँ है। इसका मतलब ये चीज मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता, तो ये यूज नहीं कर सकता। तो आइडियल गैस के लिए ये आइडियल गैस दे रखा है उसने, तो आइडियल गैस दे रखा है, तो एन आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी इज इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल हो सकता है, या पी फाइनल वी फाइनल हो सकता है। देखो आंसर पर पहुंच गए हम। अब कहाँ के आपको दोनों चीजें दे रखी हैं, तो ये स्टार्टिंग वाली दे रखी है, देखो स्टार्टिंग में 10 लीटर मोनो एटोमिक गैस है, इसका मतलब V1 दे रखा है, और स्टार्टिंग का प्रेशर 32 एटीएम, तो हमें दे रखा है V इनिशियल हमारे पास दे रखा है 10 लीटर, और P इनिशियल हमें दे रखा है 32 एटीएम, P फाइनल दे रखा है आपको 1 एटीएम। तो यहां से अब एनआरटी में हमारे पास ये चीज है, पी इनिशियल भी है वी इनिशियल भी है, तो यहां रख देते हैं एनआरटी और इसकी वैल्यू तो इक्वल आएगी। देन हमारे पास वर्क क्या हो गया, न्यूमेरिकल यहां पहुंच गया, देखो 2.303, एनआरटी की जगह क्या लिख सकता हूं, पी इनिशियल वी इनिशियल लॉग पी लार्ज अपॉन पी स्मॉल, पी लार्ज अपॉन पी स्मॉल। अब वैल्यू निकाल लो ये, लेकिन ये वैल्यू जो निकालोगे बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम आपके पास एटमोस्फेयर और लीटर में है, तो ये आंसर जो आपका आएगा वो एटमोस्फेयर लीटर में आएगा। लेकिन यहाँ एक और अप्स एंड डाउन डाल रखा है मैंने, देखो एसआई यूनिट निकालना है, एसआई जूल होता है, तो जूल को कन्वर्ट करो, देखो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, और 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो इसका मतलब 1 एटीएम लीटर जब बना लो आप, तो 1 एटीएम लीटर को इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये 1.013 इंटू 10⁻², मतलब 100 अप्रोक्सीमेट 100 होता है, 101.3 जूल। तो जूल में कन्वर्ट करना है तो फिर आगे ये आ जाएगा, तो कैलकुलेट कर लो अब ये। अब आपका डिफिकल्ट टास्क नहीं रहा, टास्क यही होता है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा जब सारी वैल्यू दे देंगे, पर ये कि सिलेक्ट करना कि क्या फार्मूला, कैसे फार्मूला सिलेक्ट करें और कहां पहुंचे हम। 2.303 पी इनिशियल वी इनिशियल दे रखा है, पी इनिशियल है हमारे पास 32 एटीएम, वी इनिशियल गिवन है हमारे पास 10 लीटर, लॉग पी लार्ज है 32/1, एटमोस्फेयर लीटर को कन्वर्ट करूंगा तो ये और इंटू कर दो, इंटू इज इक्वल टू 101.3 जूल। ये वाली वैल्यू सोल्व करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, log 32 है तो log 2⁵ आ जाएगा, तो इसकी सॉल्यूशन निकालोगे तो 5 log 2 आ जाएगा। लोग भी आते हैं, इसीलिए बच्चे घबराते हैं थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम से कि बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, फार्मूला सही लगाना, सही तरीके से वैल्यू रखना। 5 log 2, तो 5 log 2 की वैल्यू 0.3 है, तो 5 3 1.5 के अप्रोक्सीमेट ये आ गया, तो log 32 1.5 के अप्रोक्स लगा दो, तो जो आंसर निकालोगे वो आंसर आ जाएगा। निकालो, देखो कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि लास्ट में कंपेयर भी करना है हमें कि कौन से टाइप का वर्क सबसे ज्यादा आ रहा है हमारा। 1.5 100 1.3 जूल, तो देखो अप्रोक्सीमेट यहीं से पता लग रहा है 1.5 और ये 2 है, तो 1.5 इंटू 2 3 पर जा रहा है, इवन 3.3 पर जा रहा है आप ये कह सकते हो। फिर 32 को इससे देखो, 3.3 और 32 अप्रोक्सीमेट 100 ये हो गया, 3 को 32 100 और 1 0 ये है, तो कितना आ गया हमारे पास, 32 को 3 से किया तो 100 और 1 0 ये इंटू 101.3 जूल आ गया, इतना जूल आ गया। यानी कि अगर किलो जूल करूं तो ये किलो हो गया, तो 100 अप्रोक्सीमेट 101.3 किलो जूल आ गया। तो फर्स्ट केस आ गया हमारा, अप्रोक्स आ गया 100 किलो जूल के पास आंसर। दूसरे वाला केस देखो, सेकंड वाला, सेकंड निकाला किसी ने, सेकंड वाला केस देखो बेटा, क्या क्या दे रखा है आपको। सेकंड निकालना है, रिवर्सिबल तो है लेकिन रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल वर्क है साथ में आपका एडियाबेटिक है। तो इस केस में देखो वर्क क्या बताया था मैंने, दो फार्मूले बताए, या तो ये लगाओ NCV T1 माइनस T2, एक्सपेंशन है तो माइनस, या ये लगाओ 1 अपॉन गामा -1
P1V1 माइनस P2V2। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि चलो टेम्परेचर तो हमारे पास एक ही है, दूसरा गिवन नहीं है, चाहे ये लगाएं चाहे ये लगाएं, कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा। ये लगा लेते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास P1 है, V1 है, P2 है, गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस है, तो फॉर मोनो एटॉमिक, तो हर एक लेटर का बेटा देखो कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है। मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 5/3, तो 5/3 यहां पर रख देंगे। अब आपके पास एक प्रॉब्लम और मैं हिंट दे देता हूं, कैलकुलेट करो। गामा 5/3 हो गया, आपके पास रह गया V2, तो ये चीज है ना रिवर्सिबल एडियाबेटिक। क्या बताया था रिवर्सिबल एडियाबेटिक में? P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा। तो यहां से V2 निकाल सकते हैं अपने, V2 जो नहीं है, तो क्या हो जाएगा P1 अब तो सब कुछ हो गया, अब कैलकुलेट कर लो। यहां से P2 निकालो, ये V2, हमारे पास V2 ही तो नहीं है, P1 पड़ा है, V1 रखा हुआ है, P2 रखा हुआ है, सिर्फ हमारे पास V2 नहीं है। V2 यहां से निकालो, बिकॉज रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए लगा सकते हैं ये। P1V1 गामा इज इक्वल टू, गामा की वैल्यू भी पता है आपको, तो कैलकुलेट करो बेटा, फिर इससे कंपेयर करो किस में वर्क ज्यादा होता है। देखो कौन सा एक्सपेंशन वर्क ज्यादा होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल ज्यादा आ रहा है या रिवर्सिबल एडियाबेटिक? तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर कंपेयर करो ऊपर वाले से, बताओ इसका कितना आ रहा है। सर 48624 48624 624 किस में आ रहा है यूनिट? 48624 जूल सर। जूल। जूल का मतलब आपका आ रहा है 48.624 किलो जूल आ रहा है। ओके, और किसी का हो रहा है बेटा? चलो देखो मैं करता हूं इसको, पहले तो मुझे V2 निकालना है। देखो P1 कितना दे रखा था हमें 32 ATM, नहीं पहले फार्मूला बना लो इसका। P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 अपॉन V1 गामा। अगर गामा इधर ले आए तो 1 बाई गामा हो जाएगा, P1 अपॉन P2 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो P1 की वैल्यू दे रखी है हमें 32 ATM, P2 दे रखा है 1 ATM, गामा की वैल्यू होती है 5/3, तो 5/3। V2 हमें निकालना है, V1 हमें गिवन है 10 लीटर, 32 को लिख सकता हूं 2 का पावर 5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू V2 अपॉन 10। तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये 8, V2 80 आ गया। अब V2 80 आ गया तो ऊपर वाले फार्मूले में रख सकते हैं, इधर वाले में 1 अपॉन 5/3 माइनस 1। P1 था हमारे पास 32, V1 था हमारे पास 10, माइनस P2 था 1 ATM, और V2 निकाल लिया 80, तो ये इतना आ गया। तो इसको देखो सोल्व करो, तो ये आ गया 5 3/2, और ये हो गया आपका 320, और ये 80 चला गया, इसमें 80 चला गया तो कितना रह गया 240, तो 3/2 इंटू 240, तो ये हो गया 120। 120 का मतलब कितना हो गया, 3 2 6, 360, तो 360 आ गया ATM और लीटर। तो अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है तो 360, तो 101.3 ये जूल आ गया। अब आपका अप्रोक्सीमेट देखो, ये 100 ही ले तो 360 के आसपास आ गया, तो 360। अब आपको किलो जूल करना है 36, जैसे इसका थोड़ा कैलकुलेशन बच्चे का मिस्टेक हुआ होगा, सही है वैसे, ये 48 गया है लेकिन आएगा 36 के आसपास, मतलब 40 के आसपास आ रहा है, क्योंकि 101 पॉइंट कुछ है, तो अप्रोक्सीमेट आपका 36 किलो जूल आ गया। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कोई कि भाई एक ही कंडीशन, एक जैसे डेटा हैं लेकिन वर्क आपका किस में ज्यादा आया, देखो तो जो एक्सपेंशन वर्क है हमारा, एक्सपेंशन वर्क, तो एक्सपेंशन वर्क यहां तक देखो, आप बहुत सारी थ्योरी भी साथ में सीख रहे हो। एक्सपेंशन वर्क होगा तो जो वर्क आपका रिवर्सिबल, ऊपर वाला जो आया था आइसोथर्मल, इसका मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल एडियाबेटिक से ज्यादा आया है। तो वर्क जो होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक से ज्यादा वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल होता है। अब तीसरा केस, चलो थर्ड केस दिया था मैंने आपको एक, देखो बेटा थर्ड केस मैंने बोला था कि वर्क निकालना है इरिवर्सिबल,
ये कंडीशन दी थी मैंने, इरिवर्सिबल और आइसोथर्मल वर्क देना था आपको, आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क देना है आपको। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो ये नॉर्मल वर्क होता है, तो पी वर्क इज इक्वल टू जनरल फार्मूला लगाओगे, एक्सपेंशन है इसलिए माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। अब डेल वी है तो आपके पास V2 माइनस V1 है, जिसमें से V इनिशियल तो है हमारे पास, V1 तो 10 लीटर दे रखा है, लेकिन इस बार V2 नहीं है, V2 हमें निकालना है। तो ये देखो कंडीशन कौन सी है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू होता है nRT, अमाउंट कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो PV कांस्टेंट होगा। तो इसमें ये फार्मूला लगेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ऊपर वाले में PV गामा वाला लगा था, यहाँ V2 निकालने के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 निकल गया। तो यहां पर प्रेशर आपके पास पहले वाला है 32, वॉल्यूम है 10, बाद वाला प्रेशर है 1, वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम आ गया यहां पर इस कंडीशन में 320, और पहले था 10, तो डिफरेंस कितना हो गया 310 का, और पी एक्सटर्नल का मतलब लास्ट प्रेशर वो तो 1 ATM है, तो वर्क इज इक्वल टू देखो आ गया पी एक्सटर्नल 1 ATM, और इसमें देखो 310 तो ये आ गया 320 310 का डिफरेंस आ गया लीटर। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा 310 इंटू 101.3 इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, 310 101.3 जूल आ गया, किलो जूल करोगे तो 31 किलो जूल आ जाएगा, 31 किलो जूल। तो इसमें देखो आप ऊपर चलो, अब आप फर्स्ट वाला वर्क देखो कितना आया था, जब आपने इस कंडीशन में वर्क निकाला था तो 100.3 किलो जूल आया था, 100.3 किलो जूल। लेकिन इस वाली कंडीशन के अंदर देखो आपका अलग अलग वर्क आता जा रहा है, तो इसका मतलब इस केस में अभी मैक्सिमम वर्क चल रहा है आपका रिवर्सिबल वाला, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल वाला वर्क मैक्सिमम है, इरिवर्सिबल वाला इससे ज्यादा आया है, और तीनों को भी कंपेयर कर सकते हो आप। ये 36 किलो जूल आया था और अब वाला 310 आ गया। और लास्ट वाला केस जो है ये काफी लंबी कैलकुलेशंस होती है, कम चांसेस होते हैं आने के, बट अगर ये केस आ जाए कभी तो देखो इसमें करोगे कैसे आप, फिर भी मैं बता देता हूं कुछ स्टूडेंट के लिए जैसे एम्स वगैरह एस्पायरेंट हो। तो इसमें देखो अगर आपके पास ये वर्क आ जाए कि इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल के साथ उसने कंडीशन दे दी एडियाबेटिक वर्क, तो बेटा एक लंबी कैलकुलेशन है। कैसे लंबी कैलकुलेशन है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो इसमें हमारे पास फार्मूला क्या है, पहले तो देखो वर्क इज इक्वल टू जनरल फार्मूला हम लगा सकते हैं पी एक्सटर्नल डेल वी, मतलब V2 माइनस V1 V फाइनल माइनस V1। हमारे पास V2 नहीं है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वर्क इज इक्वल टू NCV डेल टी, एक्सपेंशन है माइनस, तो T1 माइनस T2, T1 है लेकिन T2 नहीं है। तो अब हम क्या है कि दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करें हम, तो P एक्सटर्नल का मतलब P फाइनली तो है, P एक्सटर्नल का मतलब P फाइनल है, NCV T1 माइनस T2, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लें तो P एक्सटर्नल V2 यानी कि डेल्टा N निकाल लें NR डेल्टा T। तो हमारे पास एक तो N निकालना हो कभी भी, सिंस कभी भी N निकालना हो तो PV इज इक्वल टू NRT है, तो N तो निकल जाएगा आपका, क्योंकि आपको P इनिशियल फर्स्ट वाला दे रखा है, V वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर भी फर्स्ट वाला दे रखा है, तो N की वैल्यू निकल आएगी, P1 V1 अपॉन आइडियल गैस है, लगा सकते हैं RT1। तो यहां से हमने ये निकाल लिया, तो ये P1 V1 सारा दे रखा है, P1 लगा लो 1 ATM, जैसे मैंने बोला था कि कैलकुलेशन लेंदी होगी, V1 है 10 लीटर, एटमोस्फेयर लीटर की वैल्यू मैं आइडिया बता देता हूँ, फिर करते रहना कैलकुलेशन, A2 और 300 केल्विन। यहां से आपके पास एन बी आ जाएगा। अब आपके पास एन बी आ गया, सी बी पता कर सकते हो, मोनो एटॉमिक गैस थी। अब देखो क्वेश्चन में बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हम कहां से कहां कहां पहुंच रहे हैं, देखो मोनो एटॉमिक था तो सीवी है 5/3 आ गया। अब आपके पास प्रॉब्लम रह गया एक, तो ये प्रॉब्लम जो रह गया तो इसको सोल्व करने के लिए हमें T1 और T2, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब हम एक काम करते हैं, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल हो, T2 टेम्परेचर निकल जाए जिससे, तो वो कैसे निकालोगे, देखो आप, सिंस दोनों ही केसेस से वर्क है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो वर्क
पी एक्सटर्नल का मतलब पी फाइनल ही तो है, पी फाइनल। पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, तो वी फाइनल इज इक्वल टू ये लिख सकता हूं मैं एन आर टी फाइनल, V2 है ना, अपॉन पी फाइनल, माइनस V1 की जगह लिख सकता हूं मैं एन आर टी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल। इसको सोल्व करूंगा तो एन आर बाहर हो जाएगा, पी फाइनल अंदर ले जाता हूं तो ये हो गया माइनस एन आर, बाहर हो गया, इधर रह गया टी फाइनल और इधर रह गया टी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल। अब देखो एक इक्वेशन तो ये आ गई और एक इक्वेशन ये है, ये सपोज थर्ड इक्वेशन आ गई, ये अभी फर्स्ट से ले रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट से ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, देखो एक ही वेरिएबल रह गया, दो इक्वेशन आ गई, तो कैसे निकालोगे देखो। अब क्या कह सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड क्या आई थी ये, वर्क इज इक्वल टू एन सीवी टी वन माइनस टी टू, तो एन वहां वर्क इसके बराबर आ रहा है सीवी टी वन माइनस टी टू, और अब की बार वर्क किससे निकाल लिया आपने, इससे एन आर टी फाइनल टी इनिशियल टी इनिशियल, सिर्फ टी फाइनल ही तो नहीं है हमारे पास, तो कैलकुलेट हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल ही हो गया माइनस एन, तो बाकी तो कैलकुलेट हो गया। कैसे, वैल्यू पुट कर दो सारी, सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन गामा माइनस वन, टी वन माइनस टी टू, ये आर भी कैंसिल हो जाएगा देखो, टी वन को इनिशियल कह रहे हो, फाइनल एक जैसा ही रखो, तो टी फाइनल को टी टू, टी वन अपॉन टी इनिशियल, आर भी कैंसिल हो गया, सारी वैल्यू आ गई, टी टू निकल आया देखो, तो वन अपॉन गामा माइनस वन 5/3 माइनस वन, टी वन आपके गिवन था 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, माइनस टी टू इज इक्वल टू टी टू निकालना है आपको 300, इनिशियल प्रेशर आपको गिवन था 32, सोल्व करके टी टू की वैल्यू निकाल लो, यहां से आपके पास टी टू आ जाएगा। अब टी टू आ गया, एन की वैल्यू भी पहले आ गई, एन आ चुका है, टी टू भी आ चुका है, अब आप जाके फाइनल इक्वेशन पर पहुंचोगे कि वर्क, अब वापस इक्वेशन फर्स्ट में चलोगे आप, सो या इक्वेशन सेकंड, सो इक्वेशन सेकंड वर्क इज इक्वल टू होता है माइनस एन सी वी टी वन माइनस टी टू, तो आप एन निकाल चुके, टी टू भी निकाल चुके, टी वन गिवन है, सी वी गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, वर्क आ जाएगा। तो ऐसी जो प्रॉब्लम आती है वो काफी लेंथी प्रॉब्लम आती है, बट हो सकता है कि पूरी प्रॉब्लम ना आए, हाफ ही पूछ ले, टेम्परेचर ही पूछ ले, इतना तो पूछ ही सकता है ना, बड़ी प्रॉब्लम नहीं पूछ सकता लेकिन टेम्परेचर पूछ सकता है, या नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले। आप देख रहे हो 3 या 4 स्टेप्स हैं इसके अंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं एक चीज। हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछना चाहता है कोई? सर वो जैसे इसमें पहला फॉर्मूला है पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, जैसे हमने थर्ड केस में निकालते हैं तो फोर्थ केस में निकाल सकते हैं, मतलब जैसे थर्ड केस में हमने निकालता वक्त जो थर्ड केस वाला पीवी गामा वाला कह रहे हो ना आप, पीवी गामा, हाँ बेटा थर्ड केस में था ना फॉर्मूला पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, फोर्थ केस में भी तो वही है, तो वैसे ही निकाल सकते हैं। हाँ उसमें नहीं, उसमें नहीं निकल पाएगा बेटा, क्योंकि फर्क क्या है देखो, उसमें थर्ड वाले केस में देखो आप, थर्ड वाले केस में आइसोथर्मल कंडीशन था, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल था, और जब आइसोथर्मल होता है देन आप ये यूज कर सकते थे सीधा, जब आइसोथर्मल होता तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट था, एनआरटी लगा सकते थे, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करते V2 निकाल सकते थे। लेकिन आइसोथर्मल के लिए अब कंडीशन क्या आ गई आपके पास, एडियाबेटिक। अब आपके पास बेटा एडियाबेटिक आ गई है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट, क्योंकि कूलिंग होता है ना या हीटिंग होता है एडियाबेटिक में, एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग होता है, तो टेम्परेचर वेरिएबल है, तो नॉट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा सकते हम, मतलब ये टी कांस्टेंट नहीं है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इस कंडीशन में हम नहीं लगा सकते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ा है, सबसे लेंदी केस यही होता है। जनरली क्या है कि हम जो है अवॉइड करते हैं ये केस करवाने के लिए बच्चों को, तो इस केस पर लाते ही नहीं है हम, क्योंकि ये लंबी कैलकुलेशन होती है मेडिकल में। लेकिन जैसे अब रिवीजन कर रहे हैं अपने, तो बाई चांस केस आ जाए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये कि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक आ जाए, ये दोनों कंडीशन देख लेना, तो ऊपर वाला केस नहीं लगेगा। फिर हमें दोनों फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। कैसे यूज करेंगे, वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, एक्चुअली हमें करना तो ये फार्मूला यूज है, वर्क इज इक्वल टू एन CV T1 माइनस T2। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, CV तो था हमारे पास, T1 भी था,
तो हमारे पास T2 नहीं था और N नहीं था। तो अब जब हमारे पास T2 और N नहीं थे तो हमें ये चाहिए होंगे ये, तो N तो सीधा निकल सकता है क्योंकि आइडियल गैस है, कैसा भी कंडीशन हो गैस तो आइडियल है। तो PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस के लिए N निकालने के लिए तो आप स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज यूज कर सकते हो, P1 V1 अपॉन RT1, N निकल आएगा आइडियल गैस के लिए। अब फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, आपके पास T2 नहीं है, अब दूसरा वेरिएबल ये नहीं है आपके पास, तो T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आप ऐसा करो कि एक इक्वेशन बन जाए जिससे T2 कैलकुलेट हो। तब क्या करोगे आप, एक वर्क इज इक्वल टू, ये तो वर्सेटाइल फार्मूला, बेसिक फार्मूला P एक्सटर्नल डेल V, ये फार्मूला, और कोई भी अगर एडियाबेटिक कंडीशन है उसके लिए ये फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू NCV डेल T। दोनों फार्मूलों को इक्वेट कर देंगे, दोनों फार्मूलों को इक्वेट कर देंगे, और V2 को, बिकॉज आइडियल गैस तो है ही ना, PV इज इक्वल टू NRT की 2 टेम्परेचर T2 की टर्म में निकल ले आएंगे यहाँ पर, और V1 की जगह टेम्परेचर T1 की टर्म में ले आएंगे, जैसा हम इधर लेके आए देखो, और फिर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। तो ये आपके प्रोसेस रहेंगे आपके। तो ये देखो ये इक्वेट किया मैंने यहां पर, देखो वर्क इज इक्वल टू PF NRTF अपॉन PF, वो V2 की जगह रखा मैंने, इधर V1 की जगह रखा, और इधर वो दूसरे वाला फार्मूला NCV डेल T। इससे क्या हो गया, कैंसिल वैंसिल होके सिर्फ आपका T फाइनल रह जाएगा, तो आपका T2 आ जाएगा इससे। तो इसमें आपके पास एक ही क्वेश्चन के अंदर, ये पूरा क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता आपसे पूछेंगे, बट आई थिंक कि आपसे ये टुकड़ों में पूछा जा सकता है। कि मान लो आपको कंडीशन ये दे दी जाए, यही वाली इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन दे दी जाए, और आपसे ये पूछ ले कि भाई टेम्परेचर बताओ T2, तो जब टेम्परेचर T2 करना है तो फिर आप इन दोनों फार्मूले उठाना और दोनों को इक्वेट करना, और V2 को भी टेम्परेचर की टर्म में लिख लेना, V1 को टेम्परेचर की टर्म में लिख लेना, इधर टेम्परेचर की टर्म में है ही, दोनों को इक्वेट करोगे तो T2 आ जाएगा। और अगर पूरा लंबा क्वेश्चन आता है तो फिर आएगा ही, पर उसमें ध्यान रखना फिर ऐसे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट लास्ट में करना है। अगर कंप्लीटली आ जाए तो इसका मतलब आपने अटेम्प्ट जो है वो, क्योंकि टाइम टेकिंग होगा ये क्वेश्चन, लास्ट में करना। क्लियर? तो ये देखो, ये सारा कंडीशन मैंने आपको बताया वर्क के बारे में बेटा, कि वर्क कैसे होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, एनर्जी कंजर्वेशन में, एनर्जी कंजर्वेशन में एक पॉइंट आता था वर्क, और दूसरा एक पॉइंट आता था हीट फ्लो। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं मैं, सेकंड पार्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं, हीट फ्लो। 3 चीजें बताऊंगा बेटा इस चैप्टर में, जहां जहां हमें प्रॉब्लम आती है वो 3 चीजें बताऊंगा, टाइम रहा तो 4th भी बता दूंगा, गिब्स फ्री एनर्जी वाली भी। अदरवाइज एंट्रोपी पर बात करेंगे हम, और वर्क पे बात कर लिया, और हीट फ्लो पे बात करेंगे। देखो हीट फ्लो का मतलब होता है क्यू, हीट फ्लो का मतलब है क्यू, और हीट का फ्लो जो होता है 2 टाइप से हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर। अगर मैं V लिख दूं तो हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और P लिख दूं तो हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको बोलोगे आप हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बोलोगे आप हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन बेटा सिंपली ध्यान रखना, जो हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये जो इक्वल होगा NCV डेल T के इक्वल होगा। तो जहां कहीं भी हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, तो वो NCV डेल T के इक्वल होगा। और हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रैक्टिकल मीनिंग ये होता है कि हम कोई भी चेंजेस अगर क्लोज वेसल्स के अंदर करते हैं, जैसे वेसल्स है क्लोज कर दूं, क्लोज कर दिया, अब जो कुछ चेंजेस होना है अंदर होगा इसके, और यहां से बाहर नहीं होगा जो भी चेंजेस है। तो जब बंद कर देते हैं वेसल्स को तो इसको हम बोलते हैं हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके लिए वर्ड कई बार आता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो उनके कोड को ही समझना है। बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्ड लिख दिया तो इसका मतलब बंद कैलोरीमीटर है ये बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है वो। हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोलोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बोलोगे, NCV डेल T भी बोल सकते हो। और एक होता है हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H, QP इज इक्वल टू डेल्टा H, और ये इज इक्वल टू होगा NCP डेल T। इसका मतलब है कि किसी ओपन वेसल्स में अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं, कोई भी किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ओपन वेसल्स में करें हम, जब ओपन वेसल्स होता है तो हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है सारा। और अगर हम बंद बर्तन के अंदर किसी चीज को गर्म ठंडा करते हैं तो हीट फ्लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम में वो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। दोनों के अंदर जो रिलेशन आता है, अब यहां क्वेश्चन फंसते हैं, देखो दोनों में रिलेशन जब आते हैं तो H इज इक्वल टू E प्लस PV। ये जो एंथैल्पी एनर्जी है ये 2 टाइप की एनर्जी का सम है। H इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट लो तो किया था डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अब मैं कह रहा हूं कि डेल्टा E में अगर वर्क वाला पॉइंट अटैच कर दें हम,
तो उसको आप बोलोगे एंथैल्पी। अब जैसी कंडीशन आए वैसे लगा देना, जैसे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई डेल्टा पीवी। पी कांस्टेंट है तो बाहर कर देना, वी कांस्टेंट है तो बाहर कर देना। अगर गैसेज है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जैसे रिएक्शन है कोई, तो फॉर रिएक्शन गैसेज रिएक्शन, तो ये रिलेशन करते ही हो आप, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई पी डेल वी की जगह आप लिख सकते हो जैसे पी वी, तो इज इक्वल टू एन आर टी। अब एक रिएक्शन है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगी, आर कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल चेंज हो सकते हैं किसी रिएक्शन में गैसियस, तो डेल्टा पीवी की जगह हम रख देंगे डेल्टा एन गैसियस आर टी। जब भी किसी का एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज किसी रिएक्शन के लिए निकालना, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है आप लोगों से, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, मतलब एंथैल्पी चेंज, इसको ऐसे भी लिख सकता था क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन गैसियस आरटी या पीवी कर सकता था। जैसे मैं एक सैंपल दे देता हूं इसमें आपको, छोटी सी चीज है, इससे आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, एंट्रोपी वाला पॉइंट ज्यादा करेंगे अपने, क्योंकि वहां बच्चों से गड़बड़ होती है कई बार। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, सपोज मैंने एक रिएक्शन दिया आपको, रिएक्शन के लिए यूज करना है, अगर किसी और चीज लिक्विड वगैरह के लिए यूज करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन से बना लेंगे हम क्या चेंज आना है। सपोज देखो एज एग्जांपल मैंने आपको कह दिया कि आपको कंसीडर करना है एट 27 डिग्री सेल्सियस कंबशन ऑफ बेंजीन करना है सपोज, इसके लिए ये रिएक्शन निकालनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि बेंजीन जो होती है वो C6H6 होती है और वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। ये केमिस्ट्री आनी चाहिए हमें कि वो केमिकल कैसा है, जो जर्नल केमिकल है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो बेंजीन है, बेंजीन का कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, ऑक्सीजन गैस है, और ये चेंज होगा CO2 गैस और H2O लिक्विड में, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा, रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री होता तो ये भी गैस ले लेते हैं हम। अब क्या करोगे, आपको बेंजीन का कंबशन निकालना है तो इसका 1 मोल लेके इक्वेशन बैलेंस करनी है आपको। C6H6 का बैलेंस करोगे तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 है तो इधर 3 आ जाएगा, ऑक्सीजन देखो 6 2 12 और 3 15, तो 15/2। अब इस रिएक्शन के लिए मुझे ये ऊपर वाला इक्वेशन लगाना है, तो वेरी सिंपल, तो जिस भी स्पीसीज, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो, जिसको वो कंसीडर कर रहा है उसका 1 मोल ले लेना आप और बैलेंस इक्वेशन ले लेना, उस बैलेंस इक्वेशन से ये डेल्टा एन निकलेगा। तो अब डेल्टा एन क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बट ओनली गैस। तो गैस वाले लेने हैं, डेल्टा एन का चेंज जो लेना है वो सिर्फ गैस वाला लेना है। तो डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, देखो इस रिएक्शन में ये तो लिक्विड है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता तो इसको भी गैस लेता मैं, बट ये लिक्विड है, इसको छोड़ दो। ये 6 CO2 है, ये प्रोडक्ट हो गए 6। रिएक्टेंट देखो ये तो लिक्विड है, 15/2 का मतलब 7.5 ऑक्सीजन गैस आ गई, तो -1.5 आ गया डेल्टा एन की वैल्यू। तो अब निकाल सकते हो आप डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई -1.5 RT। नोमेरिकल करते टाइम वन शुड बी कीप्ड इन माइंड, वन थिंग इज कीप इन माइंड कि जो आपका आर का यूनिट होगा वही डेल्टा एच होगा। कई बार क्या होता है ये किलो जूल में होता है, और ये भी हमें किलो, ज्यादातर ऐसा देगा आपको किलो जूल में उलझाएगा। तो आर की वैल्यू जूल वाली नहीं रखनी बेटा, किलो जूल वाली रखनी है। किलो जूल का मतलब क्या है कि आर के नीचे 1000 लगा देना, फिर सोल्व करना। टेम्परेचर केल्विन में लेना हमेशा। तो जब भी ये किलो जूल में दे रखे हैं वैल्यू, तो आर की वैल्यू किलो जूल में ही लेनी है, क्योंकि हमें तो ये पता है ना आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल। किलो करना है तो 1000 से डिवाइड करो, 1000 से मल्टीप्लाई, ये किलो हो जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट आप यही याद कर लो ना कि ये अगर किलो जूल में है तो आर को 1000 से डिवाइड करके रखना है आपने। यही अप्स एंड डाउन होते हैं क्वेश्चंस में, ये हम क्लियर कर लें तो चैप्टर बड़ा इजी हो जाता है। अब देखो बेटा, फर्स्ट लॉ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड लॉ और थर्ड लॉ देखो, चैप्टर सिमट करके आ जाएगा, बिल्कुल ही पूरा क्लियर भी हो जाएगा कि एक्चुअल में चैप्टर कहना क्या चाहता है। फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि एनर्जी कंजर्व होती है, और ये एनर्जी जो हमने कंजर्व की है वो एनर्जी हमने की है इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट फ्लो एंड वर्क। इस पर हमने बात भी कर ली, हीट फ्लो एंड वर्क। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड लॉ ये कहता है कि भाई जो आप एनर्जी कंजर्व कहते हो, आप किसी को रिएक्शन को करते हो, उसमें जो भी एनर्जी निकलती है तो क्या हम सारा उसको काम में ले सकते हैं क्या? तो बेटा ऐसा कोई भी, देखो फिजिक्स में ले जाता हूं मैं, कार्नोट इंजन पढ़ते हो आप, ऐसा कोई भी इंजन ही नहीं बना अभी तक जो सारी की सारी एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करे। सपोज मेरे पास ये है आपका सोर्स,
ये है मेरे पास सिंक। सिंक का मतलब बेकार की चीज, जो चीज बेकार चली जाती है उसको सिंक बोलते हैं हम। मान लो सोर्स ने एनर्जी, हमने सोर्स से उठाई Q2 एनर्जी, तो Q2 से वर्क ले रहे हैं, तो वर्क ये सारा का सारा Q2 वर्क में नहीं जाएगा, कुछ एनर्जी सिंक में बर्बाद होगी Q1। सपोज Q1 एनर्जी इधर गई, तो वर्क में कितना एनर्जी आया आपके लिए, देखो ये यूजफुल वर्क जो हुआ, ये कितना एनर्जी आया वर्क, Q2 माइनस Q1। अब मैं एफिशिएंसी निकालू इंजन की, तो एफिशिएंसी क्या है, जो हमारा यूजफुल वर्क है और जितनी एनर्जी दी थी उसी से तो निकालोगे, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। और Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 ये हाई टेम्परेचर पर होता है, इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 का होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 का होगा। सिंक कम टेम्परेचर पर होता है, सोर्स ज्यादा टेम्परेचर पर होता है, तो ये फार्मूला भी तो लगाते हो फिजिक्स में आप। तो इसका मीनिंग क्या है, ये फार्मूले तो आप पढ़ते हो, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी ऐसी मशीन बन ही नहीं सकती जो जितनी की जितनी एनर्जी होती है सारी की सारी हमें यूजफुल वर्क में दे दे। कुछ ना कुछ एनर्जी डिस्टर्ब होगी, डिस्ट्रॉय होगी, और वो जो डिस्ट्रॉय होगी वो रेंडमनेस, अनयूजुअल एनर्जी होगी, हमारे लिए काम की नहीं होगी, अनयूजफुल वर्क होगी, रेंडमनेस में खर्च होगी ही होगी। तो वो जो एनर्जी जो हमारे पास, इसका मतलब एक रिएक्शन हुआ, रिएक्शन की टोटल एनर्जी आई H, इसमें से हमारे पास यूजफुल वर्क कितना होगा, कुछ डिस्ट्रॉय होगी। जो डिस्ट्रॉय फॉर्म है एनर्जी का, जो रेंडमनेस में डिस्ट्रॉय होगी, वो कहता है रेंडमनेस तो रहेगी ना कोई प्रोसेस करोगे तो कुछ तो डिस्टर्बेंस रहेगा ही रहेगा। तो उसमें डिस्ट्रॉय जो एनर्जी होगी वो आपका होता है एंट्रोपी कंपोनेंट, और जो बाकी बच गया वो आपका काम आया, वो यूजफुल वर्क है। तो जो आपका यूजफुल वर्क है वो है गिब्स फ्री एनर्जी, जी है। इसलिए आप क्या कहते हो कि जितनी एंथैल्पी होती है किसी सेल में, जितनी रिएक्शन में हमें थ्योरेटिकली जितनी एनर्जी सोच रहे हैं निकल रही है, वो सारी की सारी वर्क में नहीं आ सकती। उसमें कुछ जो है सेल के अंदर जो प्रोसेसेस होंगे उसमें डिस्टर्बेंस जो होगी, उसमें रेंडमनेस में एनर्जी खर्च हो जाएगी। जो एनर्जी खर्च होती है वो आपकी होती है टी डेल एस, ये एनर्जी खर्च होती है, बेकार जाती है, जिसको एंट्रोपी फैक्टर कहते हैं। यानी कि एंट्रोपी टेम्परेचर से रिलेटेड फैक्टर है। तो इसलिए आप क्या कहते हो, एंट्रोपी जो होता है वो Q/T होता है, तो T डेल एस। और जो आपका यूजफुल वर्क आया है वो है G। इसलिए आप इक्वेशन बनाते हो कि हमारे पास एनर्जी काम की कितनी होगी, डेल्टा G। कैसे आएगी, जितनी एंथैल्पी है, जितनी होनी चाहिए थी एनर्जी, उसमें से एंट्रोपी वाला जो अनयूजुअल एनर्जी है माइनस कर दो, हो गया बेटा गिब्स फ्री एनर्जी। यही है गिब्स फ्री एनर्जी का सिग्निफिकेंस। गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब हमारे काम आने वाली एनर्जी कितनी है। कोई भी रिएक्शन करें, कोई भी प्रोसेस करें, कोई भी इंजन चलाएं, उसमें जितनी एनर्जी थ्योरेटिकली होनी चाहिए वो सारी वर्क यूजफुल नहीं होगी। यूजफुल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, जो एंट्रोपी को घटा के आएगी, एंट्रोपी वाले कंपोनेंट को। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच कन्वर्ट्स ऑल एनर्जी इनटू द यूजफुल वर्क। क्यों, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो रहेगा ही रहेगा, और डिस्टर्बेंस वाला पार्ट हमें कम करना ही पड़ेगा। अगर ये डिस्टर्बेंस खत्म करना चाहते हो तो थर्ड लॉ बन जाएगा। अगर आप ये एंट्रोपी खत्म करना चाहते हो तो टेम्परेचर 0 केल्विन कर दो, कहता है टेम्परेचर 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, डी डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच। उस दिन ऐसा इंजन तैयार हो जाएगा जो सारी की सारी एनर्जी को आपके यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा। बट बेटा प्रैक्टिकली होगा कैसे, क्योंकि वो किस टेम्परेचर पर होना है, 0 केल्विन पर, और 0 केल्विन पॉसिबल ही नहीं है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया तो संसार में कुछ बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं तो डिस्टर्बेंस तो अपने आप ही नहीं होगी, डिस्टर्बेंस ही नहीं होगी तो वो एनर्जी किस काम की होगी। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, सार्किज्म में बोलते हैं, वो थर्ड लॉ बोलते हैं, कहते हैं एंट्रोपी 0 कर दो। एक परफेक्ट आइडियल क्रिस्टल ले लो, 0 केल्विन टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी 0 हो जाएगी। मतलब उस टाइम आप ऐसा इंजन बना लोगे, इस टेम्परेचर पर चले जाओ तो ऐसा इंजन बना लोगे जो सारी की सारी एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दैट इज द थर्ड लॉ। इट मीन सेकेंड लॉ जो है फिजिक्स में कहते हो कि आप ऐसा कोई इंजन बनाना चाहते हो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी चीज है कि उसमें कुछ एनर्जी तो रेंडमनेस में जाएगी जाएगी, एंट्रोपी तो रहेगी ही रहेगी। और कुछ है तो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस है तो जब से चीजें हैं डिस्टर्बेंस बढ़े ही जा रही है। तो केमिस्ट्री में इसी को सेकेंड लॉ को बोलते हैं कि ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस। अब मैं आ जाता हूं फिजिक्स से केमिस्ट्री पर। तो सेकेंड लॉ देखो क्या बोलता है केमिस्ट्री में, सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड लॉ क्या कहता है, ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेचुरल, ड्यूरिंग नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसको आप बोलते हो इरिवर्सिबल,
एक ही साइड में जाने वाले प्रोसेस। नेचुरल मतलब नेचर जिसमें ले जा रही है, एक ही साइड में, मशीन के थ्रू नहीं। ड्यूरिंग नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी विल बी इंक्रीज इन यूनिवर्स। कहता है जितने भी प्रोसेस जो अपने आप हो रहे हैं यूनिवर्स में, उससे जब से यूनिवर्स बना है तो एंट्रोपी बढ़ ही जा रही है। आप सोच सकते हो बेटा, देखो मान लो मैं छत पे खड़ा होकर के और पानी को गिराऊं, तो पानी नीचे की तरफ गिरेगा और नीचे गिर के फैलेगा। देखो जैसे पहाड़ों से पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब पहाड़ों से पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे आके फैल रहा है, अपने आप फैल रहा है। तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और फैल रहा है, इसका मतलब डिस्टर्बेंस बढ़ रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो कोई भी नेचुरल अगर प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, तो एंट्रोपी, मतलब कहने का मतलब वो कह रहा है कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है ना, तो उसमें एंट्रोपी हो रही है, डिस्टर्बेंस तो हो ही रही है। इसलिए हम ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते जो कंप्लीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे। इसलिए एंट्रोपी तो बढ़ ही जा रही है, जब से यूनिवर्स बना है तब से एंट्रोपी इंक्रीज हुई जा रही है। दैट इज द सेकंड लॉ। फिर थर्ड लॉ वही कि अगर आप एंट्रोपी को रोकना चाहते हो यूनिवर्स की, तो एंट्रोपी कब रुक सकती है? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या बोलते हो? एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ आइडियल क्रिस्टल इज 0, या क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0, किसी सॉलिड की 0 हो जाएगी। तो कहता है उस टाइम पे एंट्रोपी 0 हो जाएगी। तो ये आपके तीनों लॉ हैं। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का है। सेकंड लॉ कहता है कि आप कोई भी प्रोसेस करोगे तो कुछ एनर्जी जो है अनअवेलेबल रहेगी, मतलब डिस्ट्रॉय होगी, मतलब एंट्रोपी की फॉर्म में बाहर जाएगी। तो हमें जो मिलती है वो डेल्टा जी ही मिल पाती है। यूजफुल वर्क जो होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, इसलिए हमें डेल्टा एच में से टी डेल एस को माइनस करके हमें डेल्टा जी कैलकुलेट करना चाहिए। अब आता है कि फिर इस एंट्रोपी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? वो कहता है बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो आप। किसी प्रोसेस में अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस चीज को समझने के लिए देखो कैलकुलेशन, अब इसके प्रॉब्लम आए हैं 2016 में आया है न्यूमेरिकल, क्योंकि एंट्रोपी प्योरली केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, तो फिजिक्स में तो बाकी चीजें तो वर्क वगैरह तो फिजिक्स में पूछ सकता है, तो यहां पर वो एंट्रोपी पूछेगा। तो जब भी आपके एंट्रोपी आ जाए, और स्पेशली मैं आइडियल गैस के लिए पहले बता रहा हूं आपको, फॉर आइडियल गैस, आपका कोई भी आइडियल गैस है और उस आइडियल गैस के लिए आप कोई प्रोसेस कर रहे हो और आप एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हो उसमें, तो आप ये फार्मूले, दो फार्मूले याद कर लो अच्छी तरीके से। S इज इक्वल टू एन सी वी नेचुरल लॉग टी प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी प्लस कांस्टेंट, और S इज इक्वल टू एन सी पी नेचुरल लॉग टी माइनस एन आर नेचुरल लॉग पी प्लस कोई कांस्टेंट। जो भी कंडीशन दे, मान लो आपको कंडीशन दे रहा है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, तो फार्मूला इससे बनाओ ऊपर वाले से। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? इफ सपोज आपको उसने कंडीशन दे दी एग्जाम में, कह रहा है टेम्परेचर इतने से इतना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इतने से इतना चेंज हो रहा है, तो आप एंट्रोपी चेंज निकालो। तो फार्मूला देखो सीधा आपका, बस यहीं से काम हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज दे रहा है तो ऊपर वाला उठाओ, क्या बन जाएगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग, खोल दिया ओपन कर दिया लॉग, टी है तो T2 अपॉन T1 प्लस एन आर, ये भी लगा दो 2.303 एन आर लॉग V2 अपॉन V1। अब सपोज इसी कंडीशन में अगर वो कह रहा है इफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये फार्मूला बन गया। अगर इसी कंडीशन में कहता है कि इफ, जनरली देता है ऐसे केस, देखो इफ वॉल्यूम चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो सोचो बेटा अपने आप सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। आइसोथर्मल आ गया ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, टी से टी कैंसिल हो गया, सिर्फ ये वाला रह गया, तो एंट्रोपी चेंज निकालोगे तो 2.303 एन आर लॉग V2 अपॉन V1। अगर वो कहता है टेम्परेचर चेंज हो रहा है और प्रेशर चेंज हो रहा है, तो नीचे वाली इक्वेशन ले जाओ, फिर नीचे वाले से सोल्व करो आप। इफ वो कहता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज, ऐसे कह दे कि प्रेशर डबल कर दें या 4 टाइम कर दें, टेम्परेचर 300 से 400 कर दें गैसेस के लिए, तो सेकंड वाली इक्वेशन ये यूज करो।
इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी पी लॉग T2 अपॉन T1। इधर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, माइनस एन मतलब 2.303 एन आर लॉग P2 अपॉन P1। इसी कंडीशन में वो कह दे कि आइसोथर्मल एंड प्रेशर चेंज, ऊपर वाली दो इक्वेशन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे गैसेस के लिए। आइसोथर्मल बट प्रेशर चेंज, तो आइसोथर्मल है तो T1 T2 बराबर हो गया ना, तो ये हटा दो, सिर्फ ये वाला यूज करो, तो माइनस 2.303 एन आर लॉग P2 अपॉन P1। सपोज वॉल्यूम और प्रेशर बोले ही ना, सिर्फ आपको कह दे टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो फिर कंडीशन देख लेना क्या कंडीशन होगी। अगर वो कहता है इफ ओनली चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी गैस का सिर्फ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो फिर एक साथ में कंडीशन जरूर होगी, या तो वो कहेगा आइसोकोरिक या वो बोलेगा आइसोबारिक। आइसो का मतलब सेम, कोरिक का मतलब वॉल्यूम, तो ये सेम वॉल्यूम हो गया, और आइसोबारिक का मतलब है सेम प्रेशर, तो इसका मतलब इसमें सेम प्रेशर है, तो ये वाली यूज नहीं करेंगे इक्वेशन, ऊपर वाली यूज करेंगे, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 एन सीवी लॉग T2 अपॉन T1। देखो सीवी आ गया, कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, और प्रेशर करेगा तो प्रेशर में सीपी वाला यूज करेंगे, डेल्टा एस 2.303 एन सीपी लॉग T2 अपॉन T1। तो उठेगा कहां से आपका क्वेश्चन, आपको ये फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर ये फार्मूले रटाए जाते हैं, 2.303 T2 अपॉन T1। आप कॉन्सेप्ट याद करो ना, ऊपर वाला दो इक्वेशन बस एक बार लिख लिख के याद करो, 4 बार लिखोगे याद हो जाएगी, दो इक्वेशन ये वाली, यहां से सारे सेट बन जाएंगे जो तैयार करना चाहते हो। एस इज इक्वल टू टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ऊपर वाला फार्मूला, वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है तो ये वाला फार्मूला, इससे निकालेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर वाले हट जाएंगे, वॉल्यूम सिर्फ चेंज कर रहे हो तो सिर्फ वॉल्यूम वाला फार्मूला, प्रेशर चेंज कर रहे हो तो सिर्फ प्रेशर वाला फार्मूला। वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये हट जाएंगे, ये और ये आएगा, फिर चेक कर लेना भी कांस्टेंट वॉल्यूम है या कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सिर्फ ये वाला फार्मूला, और कांस्टेंट प्रेशर है तो ये वाला फार्मूला। तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप न्यूमेरिकल बना सकते हो आइडियल गैसेस के लिए। और इसमें थ्योरेटिकल भी आता है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो और ज्यादा परेशान करते हैं इसके अंदर, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल में तो फिर भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो थ्योरेटिकल में आपको मैं बता देता हूं कि जब भी आपको एंट्रोपी देखनी हो तो आप एक काम कर लेना, कोई भी आपके पास सिस्टम होगा या कोई भी प्रोसेस होगा उसमें एंट्रोपी देखनी है आपने, गैसेस के लिए बता रहा हूं सिर्फ अभी, प्रोसेसेस। तो पहला पॉइंट तो ये देख लेना कि कंडीशन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। जब भी आप ये कंडीशन देख लो रिवर्सिबल और या कंडीशन देख लो इरिवर्सिबल, तो अभी आपने सेकंड लॉ पढ़ा, कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, इससे जो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसलिए यहां पर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, मतलब पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, मतलब डेल्टा एस टोटल। तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज, सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज, इन दोनों का सम ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। मतलब ये जब भी इरिवर्सिबल, क्योंकि बढ़ेगी एंट्रोपी, किसी भी, ये लॉ ही है ये बिल्कुल सेकंड लॉ, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस में पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज होता है, तो सिस्टम और सराउंडिंग का जो सम आएगा वो 0 से ज्यादा आएगा। लेकिन कभी भी प्रोसेस अगर ये कंडीशन लिखा हो रिवर्सिबल है, जब कभी भी आपके केसेस में लिखा हो कि प्रोसेस इज रिवर्सिबल, प्रोसेस इज रिवर्सिबल मीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम, तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि टोटल एंट्रोपी सम तो दोनों का होना है, डेल्टा एस सिस्टम और प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जो दोनों का सम है वो ऑलवेज 0 होगा। पहला पॉइंट बेटा, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट, तो ध्यान रखना, जब भी प्रोसेस पूछ रहा हो और प्रोसेस कह दे रिवर्सिबल और पूरा यूनिवर्स की एंट्रोपी पूछ ले टोटल,
तो रिवर्सिबल प्रोसेस जब भी हो तो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो रहेगी। मतलब सिस्टम में जितनी कमी होगी उतना सराउंडिंग बढ़ जाएगा, या सराउंडिंग में कमी होगी तो आपस में डिवाइड कर लेंगे। और जब भी इरिवर्सिबल होगा तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस से एंट्रोपी जीरो से ज्यादा पॉजिटिव होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो होती है। अब इसको फिर और आगे ले जाएगा, वो आपको शब्दों में उलझाएगा। वो कहेगा सपोज प्रोसेस जो है रिवर्सिबल में भी ऐसे है, दो टाइप हो सकता है रिवर्सिबल में। अगर वो कह दे कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो क्या कंडीशन आएगी? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। या वो बोल दे कि रिवर्सिबल तो है लेकिन एडियाबेटिक है। रिवर्सिबल है, एडियाबेटिक, तो क्या सॉल्यूशन निकालोगे? देखो आपके पास है रिवर्सिबल आइसोथर्मल पहले, और फिर है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये याद कर लो कि जब भी रिवर्सिबल होगा टोटल सम जीरो आएगा। ये तो ऊपर ही कर लिया। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में देखो क्या होगा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, टोटल जीरो आना है। तो डेल्टा एस जितनी वैल्यू डेल्टा एस की आएगी वो किससे निकालोगे? जो ऊपर वाला फार्मूला भी आपने किया था। जैसे मान लो डेल्टा एस से निकाल लिया आपने 2.303 NRT log T2/T1, जो भी वैल्यू निकाली, सपोज एक्स वैल्यू निकाल ली, ये प्लस एक्स वैल्यू निकाल ली है, तो सराउंडिंग का माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जितना सिस्टम की एंट्रोपी होगी उतनी सराउंडिंग की होगी। ये डिक्रीज हो जाएगी तो उतनी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी तो उतनी डिक्रीज हो जाएगी। तो टोटल सम प्लस और माइनस जीरो आएगा। तो जब कभी भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल आ जाए, ऐसा केस दे दे और आपसे पूछ ले सिस्टम की एंट्रोपी निकालो, तो सिस्टम की एंट्रोपी जैसे अभी ऊपर फार्मूला मैंने लिया, मैंने सपोज कह दिया कि वॉल्यूम डबल कर दिया किसी आइडियल गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो एंट्रोपी निकाल लेंगे। जो आएगी वो सिस्टम की आएगी, उसका साइन चेंज कर देना, सराउंडिंग की हो जाएगी अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो। जैसे देखो ऐसे लिख दिया मैंने। तो थियोरेटिकली ये सिंबल पूछ सकता है आपसे जो हमने सिंबल लिखे हैं, लेकिन न्यूमेरिकली भी पूछ सकता है। जैसे मैं ये कह दूं एज एग्जांपल, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ 1 मोल आइडियल गैस ऑन डबलिंग its volume at 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिवर्सिबली। अब देखो क्या क्या छुपा हुआ है क्वेश्चन में। एक तो देखो आपको आइडियल गैस दे दिया और एक टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल हो गया, आइसोथर्मल कॉन्सेप्ट आ गया। और फिर बोल दिया रिवर्सिबली, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो गया। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में एंट्रोपी चेंज ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, एंड ऐसे भी कर दो आल्सो कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अब कैसे करूं मैं, क्या तरीका हो सकता है? तो इसमें तो हमारे पास तो तरीका ये था कि मैं पूरा आप क्वेश्चन देखो वापस उठाता हूं जहां से छोड़ा है हमने। एंट्रोपी चेंज आपने दो फार्मूले किए किसी गैस के लिए, S इज इक्वल टू NCV log T प्लस NR, स्टार्ट यहां से करोगे, log V प्लस कांस्टेंट, या ये NCP log T माइनस NR log P। तो हमारे पास क्या है, V चेंज हो रहा है तो फार्मूला तो इधर से उठेगा ये वाला, और उसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये हट गया, तो सिर्फ यही तो रह गया। तो क्या फार्मूला करूंगा, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू NR log V2/V1, डेल्टा एस N 1 मोल, R आ गया 2 कैलोरी, सपोज कैलोरी में ले रहा हूं वैल्यू, और नेचुरल लॉग आ गया 2.303 लगा दो, लॉग कर दो, log 2 डबल कर रहे हो 1, log 2 की वैल्यू 0.3, एंट्रोपी आ गई कैलोरी के अंदर। यूनिट करना है, एंट्रोपी यूनिट लिख सकते हो इसका, एंट्रोपी यूनिट, या आप लिख सकते हो डेल्टा एस इज इक्वल टू Q/T होता है, तो कैलोरी पर केल्विन। तो ये एंट्रोपी चेंज आ गया। तो जितनी ये वैल्यू आई है, अब देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है,
वॉल्यूम क्या हुआ है आपका, डबल हुआ है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी, इसका मतलब ये पॉजिटिव में आ गई। तो ये आंसर आ गया, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये सिस्टम की आ गई, गैस की आ गई एंट्रोपी। अब सिस्टम की जितनी आई है, सपोज एक्स की ये वैल्यू आई है प्लस में, तो सराउंडिंग पूछेगा तो साइन चेंज कर देना बस, डेल्टा एस सराउंडिंग, यही आंसर सारा आ जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा और दोनों का सम 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू 0 किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में। और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर अगर उसने कंडीशन दे दी आइसोथर्मल है, तो डेल्टा एस सिस्टम का निकाल लोगे और डेल्टा एस सिस्टम निकाल करके जितना वैल्यू आएगा उसका अपोजिट साइन कर देना, सराउंडिंग आ जाएगा। लेकिन अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो क्यू तो चेंज ही नहीं हुआ ना, रिवर्सिबली क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू 0 आ गई, तो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू 0 आ गई, तो बेसिक डेफिनेशन ही है एंट्रोपी की, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो क्यू 0 है, तो इसका मतलब डेल्टा एस, दोबारा देखो, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, सम आएगा बेटा दोनों का 0, तो डेल्टा एस सिस्टम तो 0 हो गया। जब भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा डेल्टा एस सिस्टम 0, तो ये भी 0 और दोनों का सम भी 0। तो इसका मतलब अगर केस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है और एडियाबेटिक है, तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज कितनी आएगी, सराउंडिंग की कितनी आएगी, टोटल कितनी आएगी, तो डेल्टा एस सिस्टम 0, डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0, तो दोनों का सम भी 0। ये तो हो गया रिवर्सिबल केस में। और अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल पूछेगा तो कैलकुलेट कर लोगे। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल में। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में क्या होगा कि सम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो सम दोनों का 0 होना चाहिए। कि इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो ये यहां पर, अब यहां कंडीशन दे दी आपको, सपोज ये कंडीशन दे दिया आपको कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अब इरिवर्सिबल में आपको दे दिया ऐसे, भाई इरिवर्सिबल तो है लेकिन आइसोथर्मल है, इरिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है, या इरिवर्सिबल है लेकिन एडियाबेटिक है। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल आ गया, तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, सम ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसमें डेल्टा एस सिस्टम जो निकलेगा, सपोज एक्स आ गया, लेकिन ये डेल्टा एस सराउंडिंग क्योंकि आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इसकी वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी, वाई आ जाएगी। डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकालोगे, जैसे गैस में निकालोगे, अभी इक्वेशन पढ़े, जो भी लगाना है एन सी वी डेल टी लोग टू लोग ऐसे निकालोगे, लेकिन सराउंडिंग इस केस में हमेशा निकलेगा, वो इससे फार्मूला निकलेगा, डेल्टा एस सराउंडिंग क्यू, जो भी क्यू होगा, बाई टी। जैसे क्यू क्या होता है, एम एस डेल टी, मान लो एम या एन सी डेल टी, जो भी वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम पे डिवाइडेड बाय टी करके निकालोगे। मतलब इसका तो उन्हीं फार्मूलों से निकालोगे, जैसा आपने ऊपर वाले फार्मूले देखे, गैस होगी ये, डेल्टा एस सिस्टम अलग वैल्यू आएगी, सराउंडिंग अलग आएगा, और दोनों का सम ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब वो हम डिसाइड करेंगे कि भाई वो डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशंस है, दोनों का सम ऑलवेज पॉजिटिव। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो आपके दोनों का सम ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सिस्टम का इन फार्मूलों से, जो ऊपर वाली गैसेस के फार्मूले लिखे थे वहां से निकाल लोगे गैस का, सराउंडिंग का क्यू बाई टी वाला जो फार्मूला बेसिक होता है उससे निकाल लोगे, फिर दोनों में कंपेयर करोगे, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, दोनों का सम ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन इरिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ग्रेटर देन 0 रहना ही चाहिए, इरिवर्सिबल है।
तो इसमें क्या होगा कि डेल्टा एस सिस्टम का सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। तो एडियाबेटिक जब भी हो बेटा याद रखना कि सराउंडिंग तो जीरो ही होगा। सराउंडिंग की एनर्जी इधर भी देखो, डेल्टा एस सराउंडिंग यहां भी जीरो, एडियाबेटिक आ गया तो सराउंडिंग जीरो, एडियाबेटिक आ गया सराउंडिंग जीरो। लेकिन डेल्टा एस सिस्टम जो होगा इसकी कोई वैल्यू आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों का सम तो पॉजिटिव ही करना है ना आपने, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में सिस्टम की कोई वैल्यू आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी, और डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो होगा। तो मैं इन चारों को अगर एक साथ देखूं तो क्या क्या आया देखो। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, रटने पड़ते हैं, लेकिन अब ऐसे समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं है। अब अगर देखो आपके पास जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी जीरो होगी। रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो जितना डेल्टा एस सिस्टम का वैल्यू आएगा सराउंडिंग का उतना ही वैल्यू होगा, साइन दोनों के अपोजिट होंगे, सम जीरो रहेगा। एडियाबेटिक है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो सब जीरो। रिवर्सिबल एडियाबेटिक वर्ड आ गया तो एंट्रोपी सिस्टम कितना ही बड़ा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल दे रखा हो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो सब जीरो, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन की रिवर्सिबल ही जीरो हो गया, तो जीरो को किसी से चीज से डिवाइड करते रहो वो जीरो ही आना है। अगर इरिवर्सिबल है, हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे, हेलो, हाँ कुछ बोलना चाहते हो? नो? तो देखो अगर इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल में भी दो कंडीशन होगी, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल आ जाए तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी कुछ आएगी और टोटल हमेशा जीरो से ज्यादा रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, वो निकाल लोगे सिस्टम की कितनी होगी, सराउंडिंग की कितनी होगी। बट थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे पॉजिटिव रहेगी टोटल। और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक आ जाए तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में भी टोटल सम जीरो होगा। एडियाबेटिक वर्ड जहां भी आ जाए तो सराउंडिंग जीरो होगा। अभी पिछला भी देखा था एडियाबेटिक में सराउंडिंग जीरो, यहां भी सराउंडिंग जीरो, लेकिन टोटल सम जीरो से ज्यादा होना है तो सिस्टम की आप की कोई एंट्रोपी आएगी। तो इस टाइप से आप जो है एंट्रोपी के थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक लास्ट में पॉइंट आता है प्रोसेस के बारे में बात, जो यूजफुल वर्क आता है, अभी हमने बात की थी उसमें प्रोसेस जो देखते हैं, तो प्रोसेस हमारे पास जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और दोनों साइड में स्पॉन्टेनियस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस होते हैं। और जो ये प्रोसेस आप देखते हो आवाज नहीं आ रही। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो बेटा डेल्टा जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम है तो जीरो। और ये हमेशा देखोगे इस फार्मूले से यूजफुल वर्क कितना होता है, जितना थ्योरेटिकली एनर्जी आनी चाहिए उसमें से एंट्रोपी वाला कंपोनेंट टी डेल एस बाहर निकाल दो। इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इससे निकालते हैं। अगर डेल्टा जी का साइन हमारे पास जीरो आ जाता है तो इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर निकाल सकते हो एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम देखो, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब डेल्टा एच का साइन देखो, डेल्टा एच का साइन सपोज पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी है, सपोज नेगेटिव है, और डेल्टा एस का साइन भी नेगेटिव है, तो हमारे पास यहाँ प्रोसेस से मैं बता देता हूं, अपने पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं उसको कंप्लीट ही समझा देता हूं आपको। देखो प्रोसेस आपके पास हमेशा क्या होंगे, या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होता है
तो एंट्रोपी या तो इंक्रीज हो सकती है डिक्रीज हो सकती है। तो एंट्रोपी इंक्रीज या एंट्रोपी डिक्रीज। तो डेल्टा एस मतलब पॉजिटिव हो सकता है या डेल्टा एस नेगेटिव हो सकता है। तो फार्मूला लगाते हैं देखो अपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। यहां पर ये वाली वैल्यू कह रहा है पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी कह रहा है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब टेम्परेचर डिसाइडिंग फैक्टर है। जब डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन सेम आ जाएं तो टेम्परेचर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इसका साइन आएगा माइनस वाला, और कम टेम्परेचर होगा तो इसका वाला साइन आएगा। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि टेम्परेचर डिसाइडिंग है, और वो टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर पर ज्यादा टेम्परेचर होंगे तो ये वाला साइन आएगा नेगेटिव डेल्टा जी का, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे। और अगर ये टी लो हो, वो कितने हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लो है तो फिर इसके वाला साइन आएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारे पास डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन सिमिलर हो तो टेम्परेचर डिसाइडिंग है। दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव होंगे डेल्टा एच और डेल्टा एस, तो जो प्रोसेस होगा टेम्परेचर डिसाइडिंग होगा, वो प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा एग्जांपल देखो, जैसे सपोज देखो वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक प्रोसेस है और वेपर बन के वाटर उड़ेगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा। तो वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कब होता है, जब टेम्परेचर हाई होते हैं। गर्मियों में देखो ज्यादा होता है वेपोराइजेशन, अपने आप हो रहा होता है। पानी सड़क पे छिड़क दो आप गर्मियों में इन दिनों, अपने आप उड़ जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन यही प्रोसेस अगर आप लो टेम्परेचर सर्दियों में करो तो वो वेपोराइज नहीं होगा, उल्टा बर्फ जमती है, उल्टा होता है, पानी गिर के बर्फ बनाएगा। तो ऐसे प्रोसेसेस जो होते हैं हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होते हैं, लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस, जब डेल्टा एच और डेल्टा साइन के पॉजिटिव होते हैं। अब अगर एंट्रोपी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाए देखो, तो डेल्टा जी का साइन देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो ये साइन पॉजिटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब प्रोसेस ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कोई सा भी टेम्परेचर ले जाओ, हर एक टेम्परेचर पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा जब एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, एंट्रोपी नेगेटिव होती है। तो ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये वाले स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों हो सकते हैं, डिसाइड करेगा टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर निकालना है तो कैसे निकालोगे, सीधा निकालो आप, T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अबो दिस टेम्परेचर, अबो दिस टेम्परेचर, दोनों का साइन पॉजिटिव है देखो, ये भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो अबो दिस टेम्परेचर, अगर इस टेम्परेचर से ज्यादा करेंगे हम तो ये वाली चीज नेगेटिव आ जाएगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इस ये T इज इक्वल टू डेल्टा एच को डेल्टा एस से डिवाइड करके T निकाल लिया करो। अबो दिस टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक है, ये ध्यान देना बेटा, देखो एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में भी दो बातें हो सकती हैं। एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच तो नेगेटिव ही होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो एंट्रोपी जो है या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकता है। अब देखो इस साइन में डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ये भी तो नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऐसे प्रोसेस जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन अपोजिट होते हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस के अपोजिट होते हैं, वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस नहीं रखते, ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है, कोई सा टेम्परेचर। तो इस केस में टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, इस केस में टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। इस केस में टेम्परेचर की जरूरत होगी, किस टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। और इधर निकालोगे अगर आप, तो इसमें देखो इधर मैं करूं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो डेल्टा एच नेगेटिव तो माइनस टी डेल एस, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब अब उल्टा होगा, जब लो टेम्परेचर होगा तो एट ये हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस से ये लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है। देखो ऐसे, यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी अभी, जनरली जो बच्चे का ध्यान नहीं जाता है, कैलकुलेशन है ना,
तो लास्ट वाला केस में ये कह रहा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। हम कह रहे हैं डेल्टा एच तो नेगेटिव लिया हमने, और ये डेल्टा एस क्या लिया था हमने, ये भी नेगेटिव लिया। तो ये तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा। टेम्परेचर कम होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर लो होगा एट लो टेम्परेचर, ये स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा जी का साइन जो हो जाएगा फिर इसका आ जाएगा डेल्टा एच का। जब ये लो होगा तो ये डोमिनेंट नहीं होगा, ये वाला डोमिनेंट हो जाएगा। एट लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस, और एट हाई टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे बर्फ का जमना, जो आइस गिरती है तो सर्दियों में पानी से आइस अपने आप बनने लग जाती है, लो टेम्परेचर पर अपने आप बन रही है, स्पॉन्टेनियस। तो इसमें अगर टेम्परेचर निकालोगे तो क्या आएगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। बट ध्यान रखना अब की बार बिलो दिस टेम्परेचर आएगा, ये अब वो नहीं आएगा, बिलो दिस टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर चाहिए हमें। यहां बहुत कंफ्यूजन रहता है, बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। बिलो दिस टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब क्या ध्यान रखना है भाई, जब डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन अपोजिट हो तो टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है। डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन अपोजिट हो तो टेम्परेचर का कोई रोल नहीं। लेकिन डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन सिमिलर हो, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव तरफ चले जाना, इस टेम्परेचर से ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे। डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन नेगेटिव हो, फार्मूला वही है टी डेल एच अपॉन डेल एस, लेकिन इस टेम्परेचर से नीचे चले जाना, इस टेम्परेचर के नीचे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे और ऊपर नॉन। इसमें हाई टेम्परेचर पर है तो ऊपर जाओगे, इसमें लो टेम्परेचर पर है तो नीचे वाले टेम्परेचर से नीचे वाले स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि एक तो वर्क वाले किस टाइम पे क्या फार्मूले लगाने हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने आपको बताया एंट्रोपी वाला फैक्टर, कि भाई न्यूमेरिकल आए तो कैसे करना है, थियोरेटिकल आए कैसे करना है, और लास्ट वन ये टेम्परेचर कैलकुलेशन, जो इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर होता है, किस टेम्परेचर के ऊपर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो ध्यान रखना एक जगह पे तो अबो दिस टेम्परेचर आता है जब पॉजिटिव होते हैं दोनों के साइन, जब दोनों के साइन नेगेटिव होते हैं तो बिलो दिस टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं बेटा। तो ये आपका आज की क्लास के लिए है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास इसमें, तो नेक्स्ट में आपको इक्विलिब्रियम कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम के बारे में करेंगे। क्लियर बेटा? कोई यहां डाउट हो किसी ने तो पूछ सकता है वो। नहीं तो मैं लीव कर रहा हूं अभी। सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। फिर देखेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका इक्विलिब्रियम।